Hello students, this is J Advanced paper and let me provide the solution of this paper. So let's go ahead. Section 1, single correct 4 questions. We need to find the solution of them, and these are the answers, given answers, we will verify them too. So question number 1, it says a balloon starts rising from the surface of earth. The ascent rate is constant and equal to v naught. Due to wind, the balloon gathers horizontal velocity, which is given by Vx is equal to Ay, where A is a constant, y is the height of ascent. We need to find horizontal drift of the balloon. So let me draw some coordinate system. Let's say this is x-axis, this is y-axis, and at any instant later, पार्टिकल आपका इस तरह से जा रहा है यहाँ पर. नो लेट्स से एक्स कोऑर्डिनेट था, वाई था, एंड इसका जो वाई कंपोनेंट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी वाई. दिस इज एक्स, और कुछ इस तरह के पाथ पर जा रहा होगा, मे बी लाइक दिस. Now we can have this two velocities at this instant of time, one in x direction, another in y direction. Y direction velocity is constant, x direction का velocity y पर depend करता है. जैसे y बढ़ेगा तो उसके component की velocity बढ़ती रहेगी. Both are given to us. We need to find how much this drift is, horizontal drift. That means x has to be calculated. So we will say dy by dt is v naught, which basically says y की जो value है वो v naught into t हो जाएगा, बिकॉज इनिशियली ओरिजिन से चलता है, जीरो टाइम पर ट्रैवल करना स्टार्ट करता है. सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स की वैल्यू अपने को दिया जा रहा है ए इंटू वाई, और वाई का वैल्यू कैलकुलेट हो गया है तो ए वी नॉट इंटू टी हो जाएगा. फ्रॉम हेयर यू कैन इंटीग्रेट टू फाइंड एक्स, सो दैट विल बी लाइक ए वी नॉट टी स्क्वायर बाई 2. इस वाले रिलेशन से टी की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो वी कुड राइट लाइक कि ए बाई 2 वी नॉट into v naught into t whole square, which is basically y square. So you'll find it turn out to be like a y square divided by 2 v naught. So जो horizontal drift आना चाहिए उसकी वैल्यू a y square upon 2 v naught आएगा. Then you check as option, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, so अब बोलोगे फर्स्ट करेक्ट, इसलिए a करेक्ट हो जा रहा है. So that is solution for the first part, करेक्ट है. सेकेंड में आते हैं. It says 3 ships A, B and C are in motion. The motion of A as seen by B is V towards northeast, and the motion of B as seen by C is V towards northwest. Then we need to find motion of C as seen by A, which will be in which direction. So since ये direction की बात करता है, so हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि let's say अपनी ये directions है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, जो हम लोग जानते हैं नॉर्मली. सो इन्हीं को हम लोग एक्स और वाई से भी लिंक कर सकते हैं. सो ये हमारे लिए ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये आई कैप लेट से दिस इज जे कैप. सिमिलरली यूल फाइंड कि ये वेस्ट को इंडिकेट करेगा और ये साउथ को इंडिकेट करेगा. नाउ क्या गिवन है उसको पढ़ते हैं वन बाय वन. मोशन ऑफ ए एज सीन बाय बी, सो दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. इसकी जो वैल्यू है वो v है टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट बोले तो इस डायरेक्शन में. सिंस ये मिड पर होगा तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग आई कैप और जे कैप से लिंक कर सकते हैं. सो यू विल फाइंड कि इसकी जो वैल्यू है वो स्पीड v दिया गया है. सो आप बोलोगे इधर से स्पीड इज़ v और डायरेक्शन इज आई कैप प्लस जे कैप बाई √2. √2 इसलिए क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और प्रॉपर वैल्यू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए, बेसिकली इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, विच इज इक्वल टू v बाई √2 आई कैप प्लस जे कैप. सो दैट्स वन इंफॉर्मेशन. सिमिलरली मोशन ऑफ बी सीन बाई सी इज v टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. सो व्हेन वी आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, सो माइनस आई प्लस जे से कॉम्बिनेशन से आने वाला है. So you will be writing this velocity of B as seen by C. This must be V by √2 और माइनस आई कैप प्लस जे कैप, बिकॉज ये नॉर्थ वेस्ट है. अगर ये इक्वेशन अपने को समझ में आता है, so we can relate them to find the motion of C as seen by A. So अपने को जो पता करना है वो ये है कि मोशन ऑफ C as seen by A, इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है.
नाउ आउट ऑफ दिस टू कैन यू फाइंड दिस क्वांटिटी, तो उसके लिए अपने को एक काम करना पड़ेगा. फर्स्ट वी कैन ऐड देम, और जब इनको ऐड करेंगे तो वहाँ से अपने को मिलेगा एक वी ए माइनस वी सी, उसका माइनस वर्जन आ जाएगा. सो लेट्स पुट अ माइनस ओवर हियर बाय एडिंग देम. सो यूल फाइंडिंग लाइक वी ए माइनस वी सी, सो दैट इज वी ए माइनस वी सी. इसकी वैल्यू आफ्टर एडिशन आएगी वी बाई रूट टू, आपको कॉमन मिल जाएगा और यूल फाइंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2j कैप आ जाएगा. सिंस अपने को वी सी माइनस वी ए चाहिए, तो वी सी माइनस वी ए का जो वैल्यू आएगा ये माइनस इस साइड ट्रांसफर कर दिया जाए. सो इट विल बी लाइक रूट टू टाइम्स वी, दैट्स मैग्नीट्यूड, और माइनस जे कैप. सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सी एज सीन बाई ए. नाउ लेट्स लुक एट कि ये माइनस जे क्या इंडिकेट कर रहा है. माइनस जे इज गोइंग टू बी साउथ, तो हम बोलेंगे कि जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी साउथ. दैट मीन्स बी ऑप्शन. So B option is going to be the correct for second part. So you just use the mathematics, relative motion, और फिर क्या पता करना है उसको पता कर लेते हैं. So this was for first, this was for second. Now for third. So let me write over here for third. Question number 3 says, if velocity of particle is defined by this, and its position is this, determine the path of the particle. So अपने को पाथ इक्वेशन निकालना है. सो यहाँ से पोजीशन निकालेंगे और उसका पाथ इक्वेशन में कन्वर्जन कर देंगे. सो कैसे कर सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन. सो यूल फाइंड कि v इज़ बेसिकली डी आर बाई डी टी, और इस डी आर बाई डी टी को आप लिख सकते हैं 2t प्लस 1 आई कैप प्लस 3j कैप. फ्रॉम हेयर यू फाइंड dr turned out to be integration of this thing, that means 2t plus 1 I cap plus 3j cap, और ये this will be dt. Let's go for the integration both side. Initial position अपने को दिया गया 4 I cap plus 3j cap. Final position अपने को calculate करना है. Initial time is 1, final time अपने को use करना है. So left hand side you'll find it will be like r minus 4 I cap प्लस 3j कैप, एंड राइट हैंड साइड ये इंटीग्रेट हो जाने के बाद आएगा टी स्क्वायर प्लस टी आई कैप प्लस 3t j कैप, एंड देन यू विल प्लेस द लिमिट फ्रॉम 1 to t. So let me borrow some space. So it will be let's say here is going here again. So you'll find कि आ जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, इस साइड आएगा, और यहाँ से t रखने के बाद ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी आई कैप प्लस 3t j कैप माइनस, और एक बार इस पर 1 प्लेस किया जाएगा. तो जब 1 सब्सटीट्यूट किया जाएगा, सो दैट विल बी लाइक ट्वाइस आई कैप, एंड दिस माइनस विल गो इंटर, एंड देन 3j कैप. So finally position at any time is turning out as some I cap and some j cap. So let's collect I cap together. 4 minus 2, that is 2, और इसके साथ mingle करेगा. So it will be like t square plus t plus 2 I cap, and then j cap के लिए आप लिखोगे कि 3 और 3 cancel out हो जाएगा. It will be simply 3t j cap. इसको कंपेयर करेंगे r की वैल्यू x I cap से प्लस y j cap से. So you'll find कि x की वैल्यू अपने को दिख रहा है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, और y की वैल्यू 3t. ना यहाँ से t कैलकुलेट किया जा सकता है. सो इफ़ यू कैलकुलेट t विच इज़ गोइंग टू बी y बाई 3, इस पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो x और y का रिलेशन आ जाएगा. सो you'll find पाथ इक्वेशन इज गोइंग टू बी y, x इज इक्वल टू y बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस y बाई 3 प्लस 2. So this should be the relation between x and y. Now if you look at the options, so you'll find option number B is perfectly matching. So हम बोलेंगे B is going to be the correct response. So B is the right response or correct response for this case. So ये भी correct जा रहा है. फोर्थ को चेक करते हैं. Question number 4. फोर्थ को यहाँ पे सॉल्व करता है नीचे डाउन साइड. So solution of fourth here. It says
In the given figure, so that's a figure, the angle of inclination of the inclined plane is 30 degree. Find the horizontal velocity v naught so that the particle hits the inclined plane vertically. Now question says ये इसको vertical perpendicular hit करने वाला है. So we will say, okay, if it is hitting perpendicular, so this velocity can have two components, right? One in a horizontal direction, another in the vertical direction. Now we know from the projectile motion that this horizontal component of velocity remains unchanged because there's no acceleration. Now let's say t time it took to go from here to here, so that velocity will become v is equal to u plus gt. So यहाँ पर g into t लगाया जा सकता है directly. That's a vertical component of velocity that you call as a vy, let's say. Now since ये perpendicular है plane के, then we can find कि vertical को अगर elongate कराओगे तो ये 90 डिग्री आएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा. अगर वो एंगल 60 डिग्री होगा तो उसका जो बाजू का एंगल है दिस विल बी 30 डिग्री. सो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि लाइक ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है और ये उनके दो कंपोनेंट्स हैं. सो वेक्टर से लिए रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनाता है तो tan 30 लिखते हैं इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट डिवाइड बाई दिस कंपोनेंट, दैट इज इट्स गोइंग टू लाइक v नॉट डिवाइड बाई g इंटू टी, और यू कैन कॉल इट एज अ vy. So from here you will find t value. Now tan 30 is 1 by root 3. So t की वैल्यू अपने को मिल जा रहा है v naught root 3 divided by g. This much will be the time for the particle to go from this location to this location, right? अब अपने को ये टाइम नहीं निकालना था. बेसिकली अपने को ये पता करना है कि v naught कितना है. सो कैपिटल h इज नोन, सो इस कैपिटल h को हम यूज़ करना चाहेंगे. कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर अपने काम किया सकते हैं. लेट्स से कि इसको हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं. दैट मीन्स ये अपने को ये बताने की कोशिश करेगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना आने वाला है. सो दैट इज गोइंग टू बी हैव लाइक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी वी हैव लाइक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. लेट्स से दिस इज स्मॉल h. तो ये जो बचा हुआ होगा दैट विल बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, बिकॉज कैपिटल H को इंट्रोड्यूस करना है. तो अगर स्मॉल h निकल करके आते हैं देन यूल फाइंड कि हम कैपिटल H इसको रिलेट कर सकते हैं. अच्छा, मोर ओवर ये एंगल 30 डिग्री है, सो विल फाइंड कि ये दिस एंगल आल्सो गोइंग टू बी 30 डिग्री. ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग x और इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर दैट सेक वी कैन अगेन गो फॉर दिस tan वर्जन, isn't it? So again tan 30 degree is going to be the perpendicular which is h minus small h divided by x. Now ये x क्या होगा वो समझते हैं. दैट इज गोइंग टू लाइक v नॉट इंटू टी, विच इज बेसिकली इसको t से v नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट इज रूट 3 v नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई g. और y क्या निकलने वाला है? y कैलकुलेशन के लिए ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे और इनिशियल वेलोसिटी 0 है. सो दैट्स लाइक 0 प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर. सब्सटीट्यूट करते हैं तो आएगा हाफ g टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस थिंग. सो दैट विल बी लाइक 3 v naught square by g square, which ultimately goes to 3 v naught square divided by 2g. So x भी मिल गया, y भी मिल चुका है. y का मतलब हमारे लिए h है. ना इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस वाले रिलेशन में. सो वील फाइंड किया जाएगा 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू h, जो कि अपने को नोन है, माइनस स्मॉल h विच इज 3 v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2g डिवाइडेड बाई this x which is this number. So you'll find कि थोड़ा सा complicated है but it seems to be coming. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर लेकर के आते हैं. So when you bring this side, so you root 3 will get cancelled out. It will be like v naught square by g is equal to h minus 3 by 2 v naught square by g. Now v naught टर्म्स एक साथ करते हैं. सो 3 by 2 plus 1 5 by 2. So that will like 5 by 2 5 divided by 2 v naught square divided by g. This is equal to h. From here you'll find this v naught value. So v naught turn out to be under root 2gh divided by 5. And if we look at the options, you will find one option like this, and that's option number A. So A will become the correct response. So this is how we can handle this fourth question.
Now let's move further. Question number 5. This is one or more than one correct type. So question 5 says two particles projected from the same point on this with the same speed at an angle of projection alpha beta strike horizontal ground at the same point. So इनके ranges भी बराबर हैं. H1 H2 refers to the max height. R is the range for both T1 T2 are the time of flight. So अपने को उनके बारे में relation बताना है. So we had this in detail in classroom. So अपने को पता चलता है कि alpha plus beta must be equal to 90 degree. फॉर सेम स्पीड सेम रेंज के लिए. सो पहला ऑप्शन तो हम डायरेक्टली मार्क कर देंगे. नाउ फिर इनको चेक करेंगे T1 T2 R एंड ऑल दैट. सिंस अपने को पता होता है कि tan अल्फ़ा की वैल्यू किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए 4h/r होती है. तो अल्फ़ा के लिए H1 हो जाएगा. tan बीटा लगाएंगे. tan बीटा विच कुड बी रिटन एज 4h2/r. अच्छा, इस tan बीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस अल्फ़ा. दैट मीन्स इट विल बिकम cot अल्फ़ा. हाँ, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो tan अल्फ़ा इंटू cot अल्फ़ा दिस मस्ट बी इक्वल टू 4h1/r इंटू 4h2/r. ना tan अल्फ़ा cot अल्फ़ा मिलकर के 1 बनाएगा. सो दैट्स 1. तो अपने को पता चल रहा है r² की वैल्यू 16h1h2 डिवाइड बाई 16h1h2 आ रही है. r तो मैंने निकाल ही लिया. सो यहाँ से अपने को r पता चल जाएगा. सो r मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स √h1h2. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर h1h2 हाइट्स होते हैं मैक्स सेम रेंज के लिए तो अपना रेंज और हाइट का रिलेशन ये जा रहा होता है. दैट मीन्स बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जा रहे हैं. T1 T2 टाइम्स ऑफ फ्लाइट. सो यू नो कि जो T1 आता है दैट इज 2u sin alpha divided by g. T2 will become 2u sin alpha sin beta. Now beta could be written as 90 minus alpha, so that will become cos alpha divided by g. I'm writing directly, you can connect. So T1 by T2 कितना हो जाएगा? So T1 by T2 will be equal to, इनको डिवाइड करते हैं, sin alpha divided by cos alpha बनेगा. That means how much? tan alpha. That means ये ऑप्शन भी करेक्ट जा रहा है. फिर हाइट्स का रेशियो. सिमिलरली हम लोग हाइट्स पे चले जाएंगे. h1 की वैल्यू आएगी u² sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g. h2 विल बिकम u² sin स्क्वायर अल्फ़ा. लाइक अगेन अल्फ़ा 90 माइनस बीटा, वहाँ पे बीटा आएगा तो 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा. sin 90 माइनस अल्फ़ा कॉस हो जाएगा तो ये बनेगा cos स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई 2g. फ्रॉम हेयर विल फाइंड कि अगर हम लोग h1 बाई h2 का पॉइंट रखते हैं तो ये sin स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos स्क्वायर अल्फ़ा आएगा. दैट इज tan स्क्वायर अल्फ़ा. पॉइंट है इसकी tan अल्फ़ा की वैल्यू अपने को मिल जा रही है. दैट इज √h1 बाई h2. यहाँ पर ये a मिस प्रिंटेड है तो उसको हटा देंगे तो d भी करेक्ट आंसर हो जा रहा है. सो इस पर करेक्शन था. इस पर एक और ऑप्शन आएगा d. सो फाइनली यू विल हैव a b c एंड d ऑल आर करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और कैसे कैलकुलेट करना है आई एक्सप्लेन ओवर हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. दिस आल्सो गुड वन. इट सेज कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज दिस. उसकी इक्वेशन बतानी है और एंगल बिटवीन देम निकालना है, एक्सेलरेशन के बारे में बात करना है और पाथ इक्वेशन को फिर से एक बार जज करना है. सो लेट मी राइट कि ये जो सोल्यूशन था वो क्वेश्चन नंबर 5 का था. क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. 7 मिनट के लिए स्पेस को पता करेंगे फिर. सो विल फाइंड कि 6 के लिए ये अपना x और y दिया गया है. पाथ इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि t को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा cos 10t x/4 और सेकंड एक्सप्रेशन से मिलेगा sin 10t दैट विल बी y/3. नाउ वी नो कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर या cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा कुछ भी हो वो 1 रहता है. तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आ जाएगा. तो हम लोग लिखेंगे 1 इज इक्वल टू x²/4 प्लस y²/9. ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा तो 16 होगा टू बी अप्रोप्रिएट, या 4 स्क्वायर बोल सकते थे. तो ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस y² डिवाइड बाई 3 स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स बिकॉज इट्स फॉर्मेट ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल टू 1. सो दैट इंडिकेट्स एलिप्स. इससे अपने को एक पॉइंट पता चला कि इक्वेशन ऑफ पाथ विल बी एलिप्स. इक्वेशन ऑफ पाथ विल नॉट बी पैराबोला. सो ए और डी में से ई करेक्ट होगा, डी करेक्ट नहीं होगा.
देन वी नीड टू फाइंड कि एंगल, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में क्या एंगल बनता है और एक्सेलरेशन क्या होता है, उन सब के बारे में. सो यू विल फाइंड कि पोजीशन वेक्टर क्या है. पोजीशन वेक्टर अपना दिया जा रहा है एक्स आई प्लस वाई जे. सो ये 4 cos 10 t आई कैप है. एंड जे कैप के साथ आएगा 3 sin 10 t जे कैप. ना अगर सिर्फ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो सो वी विल से कि इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए डी आर बाई डी टी. एंड वंस यू डिफरेंशिएट सो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ये आएगा 40 10 आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, और ये बन जाएगा साइन 10 टी आई कैप. यहाँ से भी 10 आउटसाइड आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, सो ये बनेगा 30 cos 10 t जे कैप. ना एक बार ये वेलोसिटी आ गया तो हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, बिकॉज एक पार्ट में एक्सेलरेशन भी लगेगा डी वी बाई डी टी. फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, तो आएगा -400 cos 10 t आई कैप माइनस ये भी माइनस में आ जाएगा, सो दैट विल बी लाइक 300 sin 10 t जे कैप. इफ़ यू राइट इट केयरफुली देन यूल फाइंड इसमें -100 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा 4 cos 10 t आई कैप प्लस 3 sin 10 t जे कैप. नाउ ये जो ब्रैकेट पे लिखा हुआ है दिस इज एक्जैक्टली व्हाट इज आर. सो यूल फाइंड कि अपने को पता चल रहा है कि a इज इक्वल टू -100 टाइम्स r. दैट सिंपली सेज डायरेक्शन ऑफ a इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर. नाउ पोजिशन वेक्टर इज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन. So इसका मतलब acceleration is towards the origin. So from here we will find the acceleration is directed towards the origin. So C is also correct. फिर अपने को ये चेक करना है कि π/2 टाइम पर क्या चलता है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में. तो T is equal to π/20. Now you know कि ये अपने केवल R मिला हुआ है और ये V है. इनकी वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं at T equal to π/20. ना ये 10t है, सो π/20 में 10t क्या बन जाएगा, 10t की वैल्यू π/2 आ जाएगी. सो बेसिकली ये 90 डिग्री थीटा बन जाएगा इनका. सो आर वेक्टर क्या बनेगा, देन यू रियलाइज़ कि आर वेक्टर में ये 90 डिग्री में 0 हो जाएगा. सो ये बनेगा 3 जे कैप. वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म 0 होगा cos 90 और ये sin 91 आ जाएगा तो -40 आएगा. ना इन दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा क्योंकि j डॉट आई 0 होता है. इसका मतलब है यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे पोजीशन एंड वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट मीन्स उनके बीच का एंगल कितना है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है. सो वही बोलना चाह रहे हैं कि आर दे परपेंडिकुलर, यू से यस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 के जो आंसर्स अपने को समझ में आते हैं दैट इज फर्स्ट एलिप्स वाला पार्ट करेक्ट है. Angle between them is came out to be 52. They means position vector and velocity. We also proved that this acceleration is opposite to the position vector. That means it is directed toward origin. और parabola हो नहीं सकता है क्योंकि ellipse already हो चुका है. So that was question number 6. Now let's come to the question number 7. So question number 7 को यहाँ पे solve करते हैं. It says कि a boat moves related to river water with a velocity which is n times the velocity of river. Then what happens? Now from the question if we borrow this n और n को निकालना चाहें तो ये बनेगा VBR divided by VR. So that's velocity of boat in the river and this is the velocity of river itself. Now question option wise अपने को जाना पड़ेगा. So first option, अगर n की वैल्यू 1 से स्मॉल है दैट मीन्स व्हाट, इट सिंपली सेज कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर. सो वेलोसिटी ऑफ बोट स्लो है, रिवर फास्टर. सो बोट कैन नॉट क्रॉस द रिवर ऐसा बोलता है. ना रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट के पास वेलोसिटी होना चाहिए, दैट्स नेसेसरी कंडीशन. अगर इसके पास वेलोसिटी है तो वो क्रॉस कर सकता है. हाँ थीटा डिसाइड करता है कि कितना ड्रिफ्ट आएगा और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. सो हम लोग कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं कि लाइक दिस इज वेयर योर बोट स्टार्ट्स ड्राइविंग और रोविंग. सो दैट्स VBR.
और ये एंगल थीटा, हम थीटा को चेंज करके अपने को क्रॉस करने के लिए बता सकते हैं। ना क्रॉस करने के लिए मैटर ये करता है कि क्या वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल इस डायरेक्शन में आता है। सो अगर हम थीटा को जीरो करेंगे तो हम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे सकते हैं, और अगर वो नॉन जीरो वेलोसिटी है तो कभी ना कभी इसको क्रॉस ज़रूर कर जाएगा। छोटा है, चलता है, बट क्रॉस ज़रूर करेगा। सो क्लेमिंग कि वो क्रॉस नहीं कर पाएगा इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ए इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बी बोलता है कि अगर एन की वैल्यू 1 है, सो सपोज करो हमने एन को 1 कर दिया, दैट विल इम्प्लाई कि दोनों की वेलोसिटीज बराबर है, रिवर का और रिवर में बोट का। तो बोलता है कि बोट कैन नॉट क्रॉस विदाउट ड्रिफ्टिंग। हाँ, अब देखो क्या होगा कि ड्रिफ्ट अगर आपको ज़ीरो करना है, ज़ीरो ड्रिफ्ट करना, दैट मीन्स अगर आप इस पॉइंट से चलते ए पॉइंट से बी पर लैंड करना चाहते हैं, तो उस केस में ये जो वी एक्स वेलोसिटी होती है उसको ज़ीरो होना होता है। तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं कि ड्रिफ्ट ज़ीरो होने के लिए साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेशन में आती है। और ऐसा बोलो कि जो वी एक्स होता है, वी एक्स आता है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। हम चाहेंगे कि ये वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो जाए। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू इन दोनों का रेशियो आएगा जो कि 1 आ जाएगा। तो अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं देन विल फाइंड कि साइन थीटा की वैल्यू अपने को निकल के आएगी वी आर डिवाइड बाई वी बी आर। लेट मी सॉल्व इन दिस मैनर। नाउ इन केस अगर एन इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन भी है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर ये क्लेम करेगा कि थीटा की वैल्यू कितना आना चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जानी चाहिए। दैट मीन्स बोट को आपको रो करना पड़ेगा रिवर फ्लो के अगेंस्ट, ये रिवर फ्लो डायरेक्शन, इसके अगेंस्ट रो करना पड़ेगा ज़ीरो ड्रिफ्ट लाने के लिए। और अगर आपने इधर अगेंस्ट रो करना स्टार्ट कर दिया तो आप क्रॉस नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अपस्ट्रीम जा रहे होगे। तो अगर ये दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो उस केस में हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम क्रॉस करना चाहते हैं तो फिर उस केस में इसको अपने को थीटा को 90 से कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स उस केस में कोई ना कोई अमाउंट का ड्रिफ्ट आ जाएगा। दैट मीन्स उस केस में ये ज़ीरो नहीं करेगा। सो पॉइंट ये बोलता है कि कैन नॉट क्रॉस द रिवर विदाउट ड्रिफ्टिंग। दैट्स करेक्ट कि अगर ये दोनों एन इक्वल टू 1 हो गया तो ड्रिफ्टिंग ज़रूर आएगी, और इसलिए हम डी को मार्क कर देंगे। सी सेज बोट कैन क्रॉस रिवर फॉर एनी वैल्यू एफ एन। हाँ, क्रॉसिंग के लिए कोई भी वैल्यू एन की चलेगी, बट ये नंबर एन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वी बी आर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो क्रॉस कर जाएगा। सो क्रॉसिंग इज अ डिफरेंट स्टोरी, हैविंग अ ड्रिफ्ट और नॉट हैविंग अ ड्रिफ्ट इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। अगर एन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बोट कैन रीच एट एनी पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक। हाँ, अगर एन का वैल्यू 1 से ग्रेटर है दैट मीन्स योर बोट इज रनिंग फास्टर देन द रिवर, then you can reach again in this B point. You can also reach at this C point, or you can have a drift in the river direction as well. क्योंकि उस केस में ये जो Vx है, ये नंबर, ये हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये भी करेक्ट हो गया। तो इसके फाइनल आंसर में ए इन्वॉल्व नहीं होगा, बी सी डी तीनों इन्वॉल्व होंगे, इसलिए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। So let's question number 8 ऐसे है, that's a good one. It says कि a particle P is initially, ये distance दिया गया है, velocity दिया गया है, और क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सॉल्विंग करता हूँ डायरेक्टली। सो लेट्स से कि हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये x डायरेक्शन है और यहाँ पे एक y डायरेक्शन है, और मे बी लाइक दिस, और छोटा बना देते हैं क्योंकि जितना अपना यूज़ किया उतना ही रखेंगे ऐसा। सो दैट्स ओरिजिन, ओरिजिन इज गोइंग टू बी ऑफ यूज, और ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन एज यूजुअल। लेट्स एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है जो कि 16 मीटर डिस्टेंस पर है, तो इसका नाम डी है, डी की वैल्यू 16 दी जा रही है। इनिशियली परपेंडिकुलर टू ओ पी पॉइंट है, सो दैट्स ओ पॉइंट, और यहाँ पे पी पॉइंट है। सो यहाँ पे जाता है, इसके बाद ये पार्टिकल कुछ ऐसा जाएगा। किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम उसको देखेंगे तो उसका लेट से वर्टिकल से एंगल थीटा बन रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी को अगर हम लोग इंडिकेट करना चाहें तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसा बोला जा रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जस्ट अ मिनट, एक एक्स का डायरेक्शन में वेलोसिटी है, दूसरा पी ओ डायरेक्शन में है। तो जो पॉइंट ड्रॉ किया गया वो पी पॉइंट है, और उस पर ये वेलोसिटीज के एरो दिखाए जा रहे हैं। सो दिस इज 3, दिस इज 5 ना। ये जो 5 है ये रेडियल डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ओ से पी वाला पॉइंट, पी इज हियर।
कुछ और लाइंस को ज्वाइन करा सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्टिंग वर्टिकल लाइन ले सकते हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी ना। वो अगर वो एंगल थीटा है तो यहाँ पर एक थीटा एंगल बन रहा होगा ऑफ कोर्स। तो इस 5 का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ऐसा छोटा सा बनाते हैं, और एक इधर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे उनको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज गोइंग टू लाइक 5 cos थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी 5 sin थीटा। पिक्चर छोटा है तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सो इसमें यहाँ पे लिखते हैं मैं वी एक्स की जो वेलोसिटी आ रहा है एक्स डायरेक्शन की वो आएगी 3 माइनस 5 sin थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो अपने को दिख रहा है दैट इज 5 cos थीटा ना। ये जो वेलोसिटीज़ है वो बेसिकली पोजीशन से लिंक की जा सकती है और सेपरेशन वगैरह को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज द वे डी एक्स बाई डी टी इज वेरिंग। तो यहाँ से आप डी एक्स कैलकुलेट करोगे, डी एक्स की वैल्यू आएगी 3 माइनस 5 sin थीटा और डी टी। ना इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट वी विल ट्राई। सो एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इनिशियली एक्स ये था, फाइनली यहाँ पे पहुँचना है 0 से 0 जाएगा, और t फ्रॉम 0 से t जा रहा होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, सो दैट विल बी लाइक 0 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन थीटा डी टी। नाउ साइन थीटा इज कॉम्प्लेक्स और नोटोरियसली वेरिंग, डी टी के साथ उसका रिलेशन निकालना चैलेंजिंग है, बट यस इक्वेशन हमारे लिए वी कैन कॉल इक्वेशन नंबर 1। इसको भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं लाइक राइटिंग डी वाई बाई डी टी, और फिर यहाँ से इसको रीराइट करते हैं। तो डी वाई की वैल्यू अपने को मिलेगी 5 इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थ्री। इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इस कोऑर्डिनेट से लेकर के इस कोऑर्डिनेट तक। द वे आई हैव शोन सो वी कैन से लाइक इट्स लाइक -16 कोऑर्डिनेट से लेकर के 0 कोऑर्डिनेट तक। अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है कि अपने को 16 की जो वैल्यू मिल रही है वो 5 टाइम्स इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी टी है। इक्वेशन नंबर 2, 0 से t इसको भी इंटीग्रेट करना है। ना वैसे दो इक्वेशन दो अननोन है बट सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ पर एक दूसरा आइडिया भी बोरो किया जा सकता है। ना अगर हम सारी वेलोसिटीज अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का O और P के बीच का सेपरेशन पहले 16 था, अब डिक्रीज करके फाइनली 0 जाएगा। तो हम उसको लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, द रेट एट विच रेडियस दिस इज चेंजिंग। सो इधर आप देखोगे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा 3 का, 5 ऑलरेडी इधर है। सो आप देखोगे कि अगर इसको कंपोनेंट्स करना है तो ये एंगल थीटा था, तो उसका काउंटर वर्जन ये एंगल थीटा रहा होगा। सो ये जो एंगल रहा होगा 90 माइनस थीटा रहा होगा, 90 माइनस थीटा। सो इस वेलोसिटी का एक इधर कंपोनेंट आएगा 3 का, रेडियल कंपोनेंट में कर रहा हूँ, सो दैट विल बी लाइक 3 cos 90 माइनस थीटा, बेसिकली साइन थीटा हो जाएगा। Now if you are able to catch it, so रेडियल की जो वैल्यू आ रही है रेडियल वेलोसिटी की, इट विल बी लाइक 3 sin थीटा माइनस 5, ये बनेगा। तो इसको आगे लेके जाते हैं। सो दैट विल बी लाइक डी आर इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 5 डी टी। इंटीग्रेट कर लो बोथ साइड। नाउ आर इनिशियल टू फाइनल जाना है, इनिशियल सेपरेशन इज 16, फाइनल इट इज गोइंग टू बी 0। ना इसेंस ये सेपरेशन है तो हम लोग प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ तो वी डी आर बाई डी टी आउटवर्ड वाला वेक्टर, इसको पॉजिटिव ट्रीट किया है, इसको नेगेटिव ट्रीट किया है, अदरवाइज भी कर सकते थे। सो ये 0 से t तक जाएगा, तो अपने को यहाँ से मिलेगा दिस इज गोइंग टू लाइक -16 इज इक्वल टू दिस विल बी लाइक 3 इंटीग्रेशन 0 से t साइन थीटा डी टी, और ये टर्म आ जाएगा 5t। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और 3 को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये नंबर हमारे लिए कॉमन है, जो अपने को अननोन नहीं है वो कॉमन में आ रहा है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो यहाँ से हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो 3t/5 आ जाएगा, तो उसकी जगह 3t/5 रख सकते हैं। तो अपने को मिल रहा -16 इज इक्वल टू 3 इंटू 3t/5 माइनस 5t। सिंप्लीफाई करते हैं, सो दैट इज लाइक 9t माइनस 25t डिवाइड बाई 5, दिस इज बेसिकली -16t डिवाइड बाई 5। माइनस और माइनस डिसअपियर हो जाएगा, सो it's coming like 16t is equal to 5 into 16. That means t turn out to be 5 seconds. So after 5 seconds you will find this is going to happen. So question number 8 में जो अपना आंसर हमें चाहिए that should be 5. So A option is the correct option. So this is how we can integrate
It requires a little bit more mathematics, but yes, it can be simplified. Question number 9. तो 9 के बारे में बात कर देते हैं. यहाँ पर सॉल्व करता 9. So question number 9 is this. It says a particle moving along the straight line. V की वैल्यू अपने को दी गई t square minus 3t plus 2 meter per second. Particle will retard for what time? So retardation निकालना है. So you know, like V is given as t square minus 3t plus 2. First thing, we can have a factor of it. So when you do factor, you'll find t minus 2, t minus 1, some sort of this, right? That says at t equal to 1, so velocity की वैल्यू अगर कभी 0 देखना हो, v equal to 0 at t equal to 1 and t equal to 2. So हम लोग एक नंबर लाइन बना सकते हैं. Let's say this is the number line. और इसमें वेलोसिटी के साइन को यूज़ करना है. तो t equal to 0 यहाँ पर होता होगा, t equal to 1 और t equal to 2. So ये t की वैल्यूज़ है. Now 0 से 1 के बीच में अगर आप t की वैल्यू रखोगे 0 से 1 के बीच में, then this will be negative, this will be negative. So overall term will come as a positive. So यहाँ पर velocity positive आएगी. 1 और 2 के बीच में t की वैल्यू रखोगे, so that will be negative, that will be positive. So velocity will turn out as a negative. That means negative direction. और t 2 से बड़ा हो जाएगा तो फिर velocity positive आएगी. Which basically says कि जो velocity की direction है, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में है. गॉट इट? नाउ सिमिलरली हम लोग एक्सेलेरेशन को पता कर सकते हैं, विच इज dv by dt. लेट मी राइट अ लिटिल बिलो सो दैट वी कैन कंपेयर थिंग्स प्रॉपरली. dv by dt. dv by dt जब आप करेंगे सो दैट विल बी लाइक 2t minus 3. नाउ एक्सेलेरेशन की वैल्यू 3/2 पर 0 आने वाली है. सो सिमिलरली एक लाइन बनाएंगे फॉर एक्सेलेरेशन 2. सो ये एक्सेलेरेशन के साइन को बताने वाली है. इसमें t इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा और एक t 3/2 होगा. दैट मीन्स हाफ. 3/2 हमारे लिए काम का है. नो एक्सेलेरेशन की वैल्यू इधर नेगेटिव रहने वाली है, उसके बाद पॉजिटिव रहने वाली है. अब अपने को वो एरियाज पता करने हैं या फिर दोज वैल्यूज ऑफ t पता करनी है जहाँ पर डी एक्सेलरेशन, और डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी और ए की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. सो एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये एक टाइम इंटरवल है, थर्ड एक ये टाइम इंटरवल है. इन दोनों में हम रिलेटिवली कंपेयर करने वाले हैं. यूल फाइंड कि यहाँ पर ए वी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है. दैट मीन्स इट इज़ रिटार्डेशन. इस टाइम इंटरवल में दोनों नेगेटिव हैं, दैट मीन्स एक्सेलरेशन. यहाँ पर बोथ आर अपोजिट साइन, दैट इज रिटार्डेशन. यहाँ पर सेम साइन, दैट इज एक्सेलरेशन. तो रिटार्डेशन के लिए एक तो ये टाइम इंटरवल है, दूसरा ये टाइम इंटरवल है. तो उसको अगर हम प्रॉपरली लिखें तो जब t की वैल्यू 0 से लेकर के 1 सेकेंड होता है और जब t की वैल्यू 3/2 से लेकर के 2 होता है, ये रिटार्डेशन का टाइम है. सो रिटार्डेशन के टाइम को हम लोग ऐसा लिखेंगे, t शुड बी लेस देन 1. सो लेस देन 1 दैट इज a, and t should be greater than 1.5 and less than 2, that is c. So A and C are these two time intervals in which we will find the particle will retard, and the rest of the time intervals it will be accelerating, right? So V का अपने को साइन और A का साइन दोनों को बनाने का, फिर कंपेयर करने का. Question number 10. Question number 10 says a ball is dropped from a height 49 meter and wind blows horizontally and imparts a constant acceleration of 4.9 to the ball. Choose the correct statements. So let me create a boundary over here so that we can think of कि इसका solution exactly कहाँ पर है. Question number 10 is being solved over here. No, यहाँ पर दो एक्सेलरेशन है. एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है जिसका नाम g है, और एक एक्सेलरेशन हमारा इधर चल रहा है जिसका नाम है g/2. 4.9 या फिर a बोल लो, दैट इज a की वैल्यू अपने को g/2 दे रहा है. एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं. जब किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं एयर में तो उस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है जिस डायरेक्शन में उसका नेट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है, राइट? सो इन दोनों वेक्टर्स का अगर आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे देन यू विल फाइंड कि इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आने वाला है. सो दैट विल बी बिहेविंग लाइक जी फैक्टर, और वी कैन फाइंड द एंगल्स एंड ऑल. सिंस ये कांस्टेंट जाएगा, इसका मतलब है इस पर इसका जो पाथ आएगा, पार्टिकल का पाथ रिलीज करने पर वो इसी डायरेक्शन में जाएगा.
So in case we release a particle, it will be following this path. So that is path is a straight line. Now since you have released it, the initial velocity was 0. Or there will be constant acceleration, and that constant acceleration will be g effective. Okay. So you'll find that a straight line will be the answer. So path of the ball is straight line. That's correct. Path of the ball is curved line. No, that's wrong. Time taken by the ball to reach the ground is how much? So we need to find the time taken, right? So height के बारे में इसने कुछ बोला हुआ है. So let's say that was the ground, and this is the height, h. Now नीचे आने के लिए ये acceleration affect नहीं करेगा क्योंकि 90 डिग्री केस है. तो टाइम कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. सो बेसिकली t की जो वैल्यू √2h/g होता है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. सो दिस विल बी द टाइम टू फॉल डाउन टू h की वैल्यू. यू विल फाइंड h का वैल्यू अपने को मिल रहे हैं 49 बाई g. g is going to be 9.8. So this will turn out to be 98 by 9.8, that's under root 10, which is roughly 3.16 seconds. So C is correct time. D says the acute angle made by the line joining the initial and final point on the ground of the ball with horizontal is more than 45 degrees. So talking about basically this angle. Let's see angle theta है. अपने को claim करना है theta क्या 45 से छोटा है या बड़ा है. Now you'll find कि अगर हम ये पता कर लेते हैं कि what about this angle, this. Let's say this is alpha. और you will find कि यही थीटा होगा बेसिकली, क्योंकि इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल से मिलाएंगे तो वो थीटा और ये थीटा मैच कर रहे होंगे. नाउ इस फिगर से tan थीटा निकाला जा सकता है. देन यू फाइंड कि tan थीटा की वैल्यू फ्रॉम दैट फिगर टर्न आउट टू बी g डिवाइड बाई a. a की वैल्यू g/2 है तो ये 2 आ जाता है. tan थीटा की वैल्यू अगर 2 आया है सो थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री. So that means the acute angle that this line makes with the horizontal, that is theta, this must be more than 45 degree. So D is correct. C, we have calculated the answer. Out of A, B, A is correct, B is not correct. So A, C, D are the correct responses. So this is how we can solve this question number 10. Let's move to the next. Part C, numerical values. So इसमें numerical values अपने को feed करनी है. Question number 11. It says कि particle moves along the x direction with this position if initial velocity बताना है अपने को. So पहले तो velocity पता करेंगे. Velocity की वैल्यू आएगी dx/dt. So let's differentiate it d upon dt of this expression. Now x के expression को open कर देते हैं. So that will be like t square minus 3t plus 2. So t square will become t cube minus 3t will become minus 3t square and plus 2 will become 2t. Now differentiate it. Once you differentiate it, you will find 3t square minus 6t plus 2. So that's the velocity at any time. What is the velocity at t equal to 0? That's initial velocity. So अगर हम t को 0 substitute करेंगे, then v की value अपने को कितना मिल जाएगा? 2. That's our answer. Easier one, right? So ये अपने को एक आंसर मिल जाएगा यहाँ पे. So next is 12. It says two runners in a 120 meter start from the same place, but one runner gives the other a little advantage. The first runner starts right away and runs up at a constant velocity given to us. Second, Henry waits for 2 seconds and runs with a velocity 9. How far in meter is the winner ahead of the other runner at the end of the race? So it's using the uniform motion. So let's say this is the track on which they are supposed to run. So this is initial point and running start at equal to 0 and the running is, let's say, concluded at equal to t time. So there will be two persons to run. One is Henry, another is Albert. So Henry is running with 8 Albert is running with 8 meter per second and Henry is going to run with the speed of 9 meter per second. Now there will be time difference, right? So the second runner, Henry, waits for 2 seconds. So let's say, let's first think of who is going to win this race because the distance is known to us, 120 meter.
So this 8 meter per second person Albert takes t time to reach there, let's say. So if it takes t time, so it will be like 8 into t must be equal to 120. So how much the time will be in the clock? It will be like 120 divided by 8, 15 seconds. So when clock will reach 15 second, then this 8 meter per second, that's Albert is going to there. Now this person will be covering a distance, or we can think of that this person, if it has to reach here 120 meters, so how long it's going to take? So t minus 2, it starts 2 seconds later, right? And it runs with velocity v, which is 9, and it has to cover, let's say, 120. So t minus 2 will come as 120 by 9. So t minus 2 will be indicative of this number, so we can write it like 2, this is going to be like 40 divided by 3, which is 1, and this is going to be like 3.3. So the clock will have a time as 15.3 seconds. So this 8 meter per second will take 15 seconds to reach there. और अगर ओवरऑल रीचिंग की बात हो तो इसको जो सेकंड में रन किया दिस हेनरी, उसको 13.3 सेकंड लगेंगे, लेकिन उस समय क्लॉक का टाइम हो जाएगा 15.3. दैट मीन्स ये जो पर्सन है जो 8 मीटर पर सेकंड से रन कर रहे हैं, अल्बर्ट, वो विन करने वाला है. तो मतलब ये हुआ कि जब क्लॉक का टाइम हो जाएगा 15 सेकेंड, तो ये अल्बर्ट यहाँ पे पहुँच चुका होगा. उस समय ये हेनरी जो है वो पीछे रहा होगा. कितना पीछे रहा होगा वो अपने को पता करना है. सो लेट्स से सेपरेशन इज एक्स, रिलेटिव सेपरेशन. सो हम बोलेंगे दैट इज गोइंग टू बी लाइक 8 इंटू टी माइनस, इसका डिस्टेंस आएगा 9 टी माइनस 2. टी अपने को पता चल चुका है, उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे. सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस टी प्लस 18. सो एक्स कम्स आउट टू बी 18 minus t. 18 is 18 और t turn out to be 15, so that means 3 meter. So 3 meter का डिफरेंस रहने वाला है. तो अब बोलोगे कि कितना डिफरेंस होगा, तो अब बोलोगे 3 मीटर. सो जब अल्बर्ट यहाँ पहुँच जाएगा तो हेनरी अभी पीछे होगा 3 मीटर से, और रेस कंप्लीट हो चुका होगा. क्वेश्चन नंबर 13. सो यहाँ पर लिख देते हैं दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12. Now 13 is being solved over here. 13 says two cars A and B are moving towards each other on a straight road with velocity 10, 12 respectively, 160 meter apart. कार deaccelerate करते हैं collision बचने के लिए, and then we need to use in a simple manner. So let's say कि एक कार यहाँ से चल रहा था और एक कार यहाँ से आ रहा था. This reaches here and stops, this reaches here and stops. So we need to find this, let's say x1 distance, this is x2 distance. So how much x1 is going to be, we can find it out. So for x1 हम लोग इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, v square is equal to u square minus 2as. So s is going to be the distance of stopping is going to be like u square divided by twice a, जहाँ पर a retardation है और final velocity will be 0 because they are stopping. So can we claim कि जो x1 आने वाला है उसमें आएगा u square, that means it was running with 10, so square of 10 is going to be 100 divided by 2 into deacceleration 2. So that's 25 meter. x2, the distance traveled by the second before it stops, that was running with 12 meter per second. So you say like 12 square 144 divided by 2 into 2. So you'll find it's going to be like 4, so 3 6 36 meter. So can you find how much this x1 plus x2 is? Of course we can find it out, and it's going to be like 5 and 6 1 and 61 meter, not centimeter, it's a meter. Now total distance अपने को दिया था 160 मीटर, और ये 61 मीटर में स्टॉप हो गया. तो बचा हुआ सेपरेशन कितना हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द टू. सो लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जो हमने को चाहिए. सो बोलेंगे x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 160 माइनस 61, दैट इज 99 मीटर. अपने को जो आंसर देना है, अच्छा ये x वहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम x0 दे देते हैं, तो x0 की वैल्यू आ जाएगी. क्वेश्चन बोलता है कि इसी की वैल्यू को आप पकड़ो 100 माइनस x, तो x कितना आ जाना चाहिए 1 मीटर.
So 1 meter will become a response. So 1 meter, 1 should be the answer because answer अपने को मीटर में देना था. So easy रहा होगा. Question number 14. So 14 को इधर सॉल्व कर देते हैं. Let's say 14 says एक पार्टिकल मूव करता है एक पैराबोलिक पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से. सो रफली अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा ऐसा. किसी एक लोकेशन पे इसकी वेलोसिटी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और टेंजेंट बनाने के लिए एंगल थीटा अपने को लगेगा. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं. जब वो किसी पॉइंट 2,4 पर होता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो आप देखोगे कि ये वेलोसिटी आएगी vx और यहाँ पर एक वेलोसिटी होगी vy. सो tan थीटा इज सिंपली dx by dt और dy by dt बेसिकली dy by dx. पार्डन ये इस पर अगर हम लोग जाएंगे तो dy by dx बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है. इसको आप चाहो तो लिख सकते हैं dy by dt डिवाइड by dx by dt. दैट मीन्स इट्स आल्सो इक्विवेलेंट टू राइट vy अपॉन vx. सो ईदर वे वी कैन से. सो बेसिकली अपने को ये चाहिए था कि इसको dy by dx लगेगा यहाँ पे. जब हम लोग dy by dx कैलकुलेट कर रहे होंगे देन यू विल रियलाइज कि इसकी वैल्यू आएगी 4x. तो स्लोप की वैल्यू 4x आ जाएगी. यह उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा. और अगर इस डायरेक्शन को अपने को पता करना है तो x लगेगा. x की वैल्यू कितना दिया गया है 2. सो एट x इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू 2 दैट इज 8. सो 8 अब आंसर हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 14 विल हैव आंसर 8. हाउएवर इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ गई कि ये जो पॉइंट दिया गया है 2,4 इट मस्ट बी लाइंग ऑन दिस पॉइंट दिस ट्रेजेक्टरी. और अगर इसको हम चेक करेंगे 2 को प्लेस करेंगे x के प्लेस पर तो y की वैल्यू 4 नहीं आती है 8 आती है. सो यहाँ पर एक माइनर करेक्शन है. करेक्शन इज दिस शुड नॉट बी 4, दिस शुड बी लाइक 8. सो इसको 8 देने से फिर अपना आंसर ये करेक्ट हो जाता है. सिंस ये न्यूमेरिकल इनकन्सिस्टेंसी है क्वेश्चन में, हालांकि उसका फ़र्क नहीं पड़ता हमारे कैलकुलेशन को करने में, बट स्टिल इसको बोनस कर दिया गया. सो सॉल्व कैसे करना था वो अपने को समझना ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 15 देन इट सेज अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम मूविंग रेक्टिलिनियरली. फर्स्ट विद एक्सेलरेशन 5, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, देन यूनिफॉर्म फाइनली सेम रेट से डिक्सेलरेट करता है और स्टॉप हो जाता है. टोटल मोशन का टाइम 25 सेकेंड है. एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है. और अपने को ये पता करना है कि वो कितने टाइम तक यूनिफॉर्मली ट्रैवल किया है. सो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. दिस आल्सो गुड वन. नो इसको अगर सपोज कर हम लोग ग्राफ से हैंडल करें सो हाउ इट्स गोइंग टू बी. सो लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी. सो लेट्स से ये वेलोसिटी है, डायरेक्शन है और यहाँ पर एक टाइम एक्सेस है ऐसा, horizontal axis, and then we are supposed to plot the graph. Initially it is having accelerating motion, then constant velocity, then retardation coming to stop again. So this is v, this is t. Now ये इसकी max velocity हो जाएगी. Let's call it as a v naught. ये 0 से चलता है, फाइनली इस टाइम पर पहुंच जाता है. टोटल टाइम कितना लैप्स हुआ है वो उसने बताया हुआ है. टोटल टाइम ऑफ दिस जर्नी इज 25 सेकेंड. सो इट सेज बेसिकली कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आएगा वो 25 सेकेंड हो जाएगा. कुछ टाइम तक ये इस तरह से चला होगा, फिर यूनिफॉर्म मोशन, फिर रिटार्डेशन. अच्छा इसका स्लोप 5 आएगा tan थीटा, इसका भी स्लोप 5 आएगा tan थीटा की वैल्यू, क्योंकि सेम रेट से डीएक्सेलेट कर रहा है. सेम हाइट है तो यहाँ से अपने को एक बात पता चलती है कि इसका नाम अगर हम लोग T1 पकड़ते हैं तो ये भी हमारे लिए T1 का काम करेगा. और फिर आप देखोगे कि सिंस अपने को टोटल टाइम पता था तो ये 25, टोटल टाइम वाज 25 राइट, वन स्टेक यस 25. सो अगर टोटल टाइम 25 था सो ये 25 माइनस 2T1 हो जाएगा ना. अगर ये अपने को समझता है तो एवरेज स्पीड का भी यूज़ करना, वेलोसिटी का यूज़ करना होगा. टोटल डिस्प्लेसमेंट एरिया से निकलने के आने वाला है. और एक और पॉइंट है कि ये जो स्लोप है उसको पता कर लेते हैं. तो 5 इज गोइंग टू बी द tan थीटा दैट इज स्लोप, एंड दैट मस्ट बी लाइक v नॉट डिवाइड बाई
T1। सो यहाँ से T1 और V0 में एक रिलेशन आ गया है। अच्छा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे तो टोटल एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस दिस रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स के एरियाज बराबर है तो उसको 2 कर सकते हैं। सो हम लोग बोलेंगे कि टोटल ये जो 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं 72 किलोमीटर पर आवर को। सो 5/18, सो ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो इसका मतलब है इसका जो एवरेज वेलोसिटी आना चाहिए वो 20 आना चाहिए। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 20 मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज टोटल एरिया। Total area is going to be like 2 times the area of a triangle, which is half base into height, plus the area of this rectangle, which is basically height into this thickness, which is 25 minus 2t1, divided by total time. Total time has been given as 25। हो गया, ये दो इक्वेशंस हो गए, दो अननोन हो गए, V0 और T1। अपने को T1 निकालना है, फिर इसके बाद ये वाला आंसर देना है। तो सॉल्व कर देता है। इसको जब रीराइट करेंगे फर्दर, सो ये बन जाएगा V0 T1 ऑन द राइट हैंड साइड, दिस वाला टर्म, प्लस 25 V0 माइनस V0 T1 और 2 V0 T1। दिस मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 500। अच्छा, यहाँ से अपने को T1 का रिक्वायरमेंट है तो V0 को हम डिसअपियर करा सकते हैं। यहाँ से V0 बाई T1 पता था। ओह माय गॉड, कैलकुलेशन थोड़ी सी चैलेंजिंग जाने वाली है, कोई बात नहीं। प्लेस करते हैं V0 की वैल्यू 5T1 है। सो ये बन जाएगा हमारे लिए 5। अच्छा, इसको पहले और सेटल कर लेते हैं। ये -2 V0 T1 है और ये प्लस है, सो एक बचेगा। तो बेसिकली ये आ रहा है 25 V0। V0 के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे 5T1 माइनस ये आएगा V0 T1। V0 के प्लेस पे लिखेंगे 5T1। सो 5T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 500। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं। सो ये आएगा T1 स्क्वायर माइनस 25T1 प्लस 100 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आया, इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। सो 20 into 5 that's 100, right? So that will be like T1 minus 20, T1 minus 5 must be equal to 0। So यहाँ से T1 की वैल्यू अपने को पता चलती है, या तो ये 5 आएगा और इसकी वैल्यू 20 आएगी ना। इसमें से दो में से एक चूज़ करना पड़ेगा ना। टोटल टाइम अपने को पता है 25 सेकेंड है टोटल टाइम। अगर हमने T1 को 20 चूज़ कर लिया तो आप देखोगे कि ये 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तो 40 तो यही हो गया। तो टोटल हमारा 25 नहीं हो पाएगा, उससे ज़्यादा जाने वाला है। इसका मतलब हम इसको स्क्रैप कर देंगे। सो T1 का हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 5 सेकेंड आ जाएगा। अगर T1 5 सेकेंड आया तो ये यूनिफॉर्म मोशन का कितना टाइम आएगा वो हम पता कर सकते हैं। सो 25 माइनस 2T1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 25 माइनस 10, दैट इज बेसिकली हाउ मच 15 सेकेंड। सो यूल फाइंड कि जो यूनिफॉर्म का मोशन आएगा वो 15 सेकेंड तक जाएगा। इसी 15 सेकेंड को हम लोग बोलने वाले हैं 5n। तो n कितना आने वाला है 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, और ऑप्शन में भी 3 सेकेंड दिया गया, सो दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। सो इट सेज a ball is projected with the velocity 10 meter per second at an angle 60 degree. Find the ratio maximum to the least velocity in its trajectory. Then you find or you must be able to interpret this. अगर हम किसी एक पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, सो दिस इज हाउ इट गोज। दिस स्पीड इज द मैक्स स्पीड दैट विच वी प्रोजेक्टेड। ओवर द टाइम ये स्लो होता रहता है, एंड द मिनिमम स्पीड इज एट द टॉप पॉइंट, दैट इज u cos theta if it is theta. So that's a minimum, that's a maximum. आपसे पूछता है कि the ratio of the maximum to the least speed or velocity. So u divided by u cos theta. So that's a maximum, that's a minimum. दोनों का ratio अपने को पता करना होता है. So we can find it out like this is going to be like 1 upon cos 60. Cos 60 is 1 by 2. So 1 by 2, that is how much? 2. So 2 is the answer. So इस तरह से हम लोग इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड यू फाइंड इट्स इजियर वन, राइट। बट ये रियलाइज करना था कि ये मैक्सिमम है और ये क्या है, मिनिमम है। नेक्स्ट देन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17,
Question 17 says कि a particle is projected from ground with minimum speed required to hit the target at a height 10 meter at a horizontal distance 300 root as shown. Find the time taken by the particle to hit the target. So हम चाहते हैं कि ये इसको हिट करे, कई तरह से हिट कर सकता है, लाइक ऐसा और मे बी लाइक ऐसा और मे बी लाइक ऐसा. सो पॉइंट इज कि वी नीड टू फाइंड कि मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए. सो लेट्स से कि इसके पास जो वेलोसिटीज़ हैं इनिशियली वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक यू एक्स और दूसरा यू वाई. ओके, सो वी विल राइट कि लेट्स से टी टाइम पे इसको हिट करता है. सो टी टाइम पर हिट करने के लिए यू विल फाइंड कि ये इस कोऑर्डिनेट पे इसको जाना पड़ेगा. दैट मीन्स d must be equal to horizontal displacement, that means ux into t, and h must be equal to uy t minus half gt square. So what we can do from here, we can calculate ux, which is going to be d by t. We can calculate uy from this. So uy की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, t से डिवाइड भी करना पड़ेगा, so that will be like h by t plus half gt. t इज़ अननोन और यू एक्स यू वाई पता चल गया, तो टोटल वेलोसिटी होता है हमारा अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर. हम चाहेंगे कि ये मिनिमम हो. दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर को मिनिमम होना चाहिए. सो अगर ये मिनिमम हो गया तो उसका स्क्वायर रूट भी मिनिमम हो जाएगा. सो लेट्स से इसी का नाम हम लोग दे देते हैं कुछ वी, इधर से वी स्क्वायर. सो वी स्क्वायर को मिनिमाइज कर देंगे. नो वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी लाइक डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. जब हम इसका स्क्वायर करेंगे सो दैट विल बी लाइक एच स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी. सो दैट विल बी लाइक एच इंटू जी. टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अब इसको मिनिमाइज करना, दैट मीन्स डी वी स्क्वायर बाई डी टी को ज़ीरो करना चाहेंगे. सो इसको डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो करते हैं. सो इट विल बी लाइक माइनस ये इसको डिफ्रेंशिएट करना, राइट. ये टी रेस्ट पावर -2 है, तो टी रेस्ट पावर -2 बन जाएगा -2 डी स्क्वायर टी क्यूब. सिमिलरली यहाँ से आएगा -2 एच स्क्वायर टी क्यूब. और एक ये टर्म हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक प्लस 1/2 2t आएगा. सो 1/2 हो जाएगा जी स्क्वायर इंटू टी. इसकी वैल्यू 0 क्लेम करनी है. फर्दर प्रोसीड करते हैं. तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि इसकी जो वैल्यू आ जा रही है 2 डिवाइड बाई टी क्यूब और ब्रैकेट में आएगा डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, and from here we are getting like g square t divided by 2. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो अपने को कुछ ऐसे मिल जा रहा है, t रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 बाई जी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट डी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर. यहाँ से t की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी. जो रियलिस्टिक वैल्यू होगी वो अपने को वो मिनिमम कंडीशन को इंश्योर करा देगी. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. टी रेस्ट पावर 4 इज 4 डिवाइड बाई जी स्क्वायर. जी स्क्वायर को हम लोग 100 बोलेंगे और ब्रैकेट में डी स्क्वायर विच इज़ गोइंग टू बी 300 डी प्लस एच स्क्वायर विच इज़ गोइंग टू बी 100. सो दिस विल बी लाइक 400 बाई 100. सो दैट इज़ बेसिकली 4 इंटू 4 16 आ जाएगा. 16 को हम 2 रेस्ट टू पावर 4 लिख सकते हैं. सो दैट मीन्स यहाँ से टी का जो वैल्यू आने वाला रियलिस्टिक वो 2 सेकेंड आ जाएगा. That means t is equal to 2 seconds per. You will find that this projectile is going to be at this location, and that too with having minimum speed. So speed is minimum. That's why we did this differentiation, and t is came out to be 2. So 2 is the correct response. Let's move to the next one then. Question number 18 and 19. 18 says. There are three persons A, B, and C moving with constant velocity. Velocity of A is 10 meter. So ये डिटेल्स दिए गए हैं और अपने को C का वेलोसिटी निकालना है. सो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं. स्पीड ऑफ A इज 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट. सो बेटर इज कि लाइक हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखें. वेलोसिटी ऑफ A इज
10 meter per second towards east. Velocity of B related to A. So velocity of B related to A, that means velocity of B minus velocity of A. This is equal to 6 meter per second. तो इसका मैग्नीट्यूड 6 है और एट एन एंगल दिस थीटा एंगल पर है और नॉर्थ ऑफ ईस्ट है. तो पहले इसको सेटल कर लेते हैं. इसका वेक्टर फॉर्मेट आ जाएगा. सेटल करने का मतलब हुआ कि इसको हम ड्रॉ करते हैं और ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है तो इधर जाने वाला है, ये वाला वेक्टर है. सो सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड अपने को 6 दिया गया है, ये एंगल थीटा दिया गया है. तो क्या इसके दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और फिर आई कैप जे कैप पे लिख पाएंगे. नॉर्थ है ऑफ ईस्ट तो ये थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू अपने को दी गई. कॉस थीटा इज गिवन एज 15 डिवाइड बाई 24. सो अगर कॉस थीटा ये आ गया तो हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से. सो दैट विल बी लाइक 24 यहाँ पर आएगा और √24 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर आ जाएगा. सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड साइन थीटा. सो इसको कुछ ऐसा ज़रूर लिख सकते हैं कि लाइक 6 कॉस थीटा आई कैप प्लस 6 साइन थीटा जे कैप. Next is velocity of C relative to B. Velocity of C relative to B. This is given as 12 meter per second towards west. 12 meter per second towards west. ये आ गया. अब आपसे पूछता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ C बताना है. सो अगर आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ C निकल के आएगी. सो वेलोसिटी ऑफ C इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10i और ये -12, so that is basically -2, so that will be 6 cos theta minus 2 I cap and plus 6 sin theta j cap. ये आ जाएगा. मैग्नीट्यूड मांगा है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे. सो मैग्नीट्यूड ऑफ C is going to be √ this square plus this square, so that will be like 6 स्क्वायर कॉस, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 6 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस इसका 2 टाइम्स वर्जन, सो 4 × 6 24 कॉस थीटा प्लस 6 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. राइट. देन विल फाइंड कि ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाले टर्म्स आपस में ऐड अप हो जाएंगे. अच्छा, इसकी ओवरऑल पावर हाफ रहेगी क्योंकि अंडर लगाना रहे. सो VC की वैल्यू अपने को मिल जा रही है 36. थोड़ा सा प्रॉपरली लिखेंगे तो आएगा 36 दिस प्लस दिस प्लस 4 माइनस 24 कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू अपने को पता है यहाँ से, तो दैट्स 15 डिवाइड बाई 24. इसकी पावर हाफ आ जा रहा है. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो ये जाएगा 40 माइनस 15 पावर हाफ. फर्दर सिंप्लीफिकेशन 25 की पावर हाफ. फर्दर सिंप्लीफिकेशन 5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी साइन थीटा वाले स्टेप की, वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था लेकिन एलिमिनेट भी हो गया. सो फाइनल आंसर अपना हो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड. सो 5 इज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स. सो सिंपल रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाया और इसको यूज़ किया. लास्ट क्वेश्चन नंबर 19. इट सेज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लिनेशन मेक्स 37 डिग्री, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. At the same time, a flat trolley is released from 27 meter away point और frictionless path से ज़्यादा होता है. If the particle lands on the trolley, find the speed in meter per second with which the projectile is projected. So let's assume that this is projected with velocity u और इसी u को अपने को निकालना है. ना जितने टाइम में ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा, ट्रॉली को यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा. सो इसका जो हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ गोइंग टू बी 2u. अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने को डिफाइन कर देने का. सो वी विल थिंक ऑफ कि ये हमारे लिए y का काम करेगा या y डैश होगा और इधर की डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे x प्राइम. ये हमारे लिए ओरिजिन का काम कर रहा है. सो g के कंपोनेंट्स आएंगे. वन कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, अनदर कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. अगर ये अल्फा, लेट्स कॉल इट टू बी अल्फा. सो यूल फाइंड कि ये आएगा g साइन अल्फा and that will be g cos alpha.
एंड देन यू फाइंड कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज गोइंग टू बी, अच्छा मोर ओवर अपने को प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन से रिलेट करना है. सो ये जो एंगल है दैट एंगल इज गोइंग टू बी थीटा. So theta की value as per our notations is going to be alpha in this case, which is 37 degree. So we write this projectile का time of flight on inclined plane as 2u, इसका ये component sin theta divided by g cos alpha. Now alpha theta बराबर है 37 है, तो ये बन जाएगा 2u by g और sin 37 divided by cos 37, which is equivalent to say tan 37. tan 37 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3/4 आती है. So that is basically 3u divided by 2g. This is the time of flight. Now we can also find the range of this projectile. So range की वैल्यू r, वी नो कि इसको अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये पता कर सकते हैं x प्राइम कितना आने वाला है. सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक u cos थीटा into t, डाउन साइड ये, प्लस हाफ g sin alpha into t square. So that's a range ut plus half at square basically along this x prime direction. Moreover, ये जो ट्रॉली ट्रैवल कर रहा होगा, अगर हम ट्रॉली के बारे में बात करते हैं, सो ट्रॉली विल बी एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन एंड दैट एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जी साइन अल्फा. ग्राउंड के रिस्पेक्ट से वर्क कर रहे हैं, सो जी साइन अल्फा इसका एक्सेलरेशन भी आएगा, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है. सो और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलता है, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा. सो लेट्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स टी है, टी फॉर ट्रॉली, सो दैट इज गोइंग टू लाइक 0 प्लस उसको भी वही टाइम मिला होगा, तो हाफ जी, यू विल राइट लाइक हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन से कि इनका जो डिफरेंस है, टाइम डिस्टेंस का डिफरेंस है, वो अपने को 27 गिवन है. सो फ्रॉम हेयर वी विल से कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू विल फाइंड लाइक u cos थीटा इंटू टी एज 27. नाउ u अपने को पता करना है, t हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, थीटा नोन है. सो u cos 37 is going to like 4/5 into t, which is 3u by 2g. 3u by 2g, g की वैल्यू को हम लोग 10 ले सकते हैं, राइट. सो दैट्स 10 इज इक्वल टू 27. इस कैलकुलेशन को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, सो अपने को पता चल रहा है u स्क्वायर is equal to 27 into all are the numbers. So let's take the number this side. So this will be like 20 and this is 5. So 25 is like 100 divided by 4 into 3. So when you divide by 3 here, 9, and when you divide by 4 here is 25. So u turn out to be from here, u की जो वैल्यू आ रही है वो 3 into 5 आ जा रही है. दैट मीन्स हाउ मच, 15 मीटर पर सेकेंड. सो 15 मीटर पर सेकेंड से अगर आप इसको थ्रो करोगे तो फिर ये कंडीशन फुलफिल होगी जिस कंडीशन के बारे में बात की जा रही है. सो करेक्ट आंसर इज 15 इज गिवन टू अस. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस एंटायर पेपर. और इसके सारे ऑप्शंस जो आंसर गए थे वो मैच कर रहे हैं. एक को बोनस किया गया था क्वेश्चन नंबर 14 को, और एक में अपने को कुछ करेक्शंस मिले थे. सो उसके साथ ही कंप्लीट हो जा रहा है. ओके, सो दैट्स ऑल. थैंक यू.